विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको सांख्यिकी में समांतर माध्य ज्ञात करना बताया था। उसमें हमने आपको समांतर माध्य ज्ञात करना बताया था जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। अवर्गीकृत मतलब इस प्रकार से जिग जैग, इस प्रकार से अव्यवस्थित रूप से लिखे हुए थे आंकड़े, उनमें सबको जोड़ करके कुल लोगों की संख्या का भाग दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा समांतर माध्य ज्ञात करना जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हों। माने अवर्गीकृत हैं, वर्गांतराल नहीं दिया हुआ है, लेकिन सारणी में लिखे हुए हैं। तो कैसे समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, इसको सवाल देखिए। सवाल क्या है, प्रश्न दिया है समांतर माध्य करना जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हों। तो इसमें दिया है प्राप्तांक 10 नंबर पाने वाले एक लड़का 20 में 1, 36 में 3, 40 में 4, अब 50 में 3, 56 में 2, 60 में 4, 70 में 4, 72 में 1, 80 में 1, 88 में 2, 92 में 3 और 95 में 4, एक नंबर, एक छात्र। ये मतलब लोगों की संख्या दी है। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखिए। इसको ज्ञात करने के लिए ये प्राप्तांक और बारंबारता का गुणा कर दो तो कुल प्राप्तांक निकल आएगा। लोगों की संख्या में उनके नंबर का गुणा कर दोगे तो कुल लोगों की संख्या का प्राप्तांक निकल आएगा ना। तो वही सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो कर देते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, माने बारंबारता गुणते प्राप्तांक का गुणा कर देते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। कितना हुआ, 10 एक कम 10 और 20 एक कम 20, फिर 30 तीछा 18, तो 30 18 और 3 त्रिका 9, 1 10, फिर 40 चौका 160 हुआ ना, गुणा करते जाओ। अब 50 तिहैया 150 होता है, कितना होगा 150, छोड़ना नहीं है। और फिर 56 दूना 112 होगा कि नहीं होगा। और फिर 60 चौका 6 चौक 24, 240 होगा। फिर 70 चौका नहीं 56 40 तिहैया 50, 1 2 3 4 40 4, ये 4 हुआ। 50 या 150 और 56 दूना 112 और 60 चौका 240 और फिर 70, फिर चौका ना चौका, तो 7 चौक 28, 280। देखो थोड़ा आंकड़े नज़दीक हो गए हैं, थोड़ा दूर लिखिएगा ताकि सिधाई में गुणा होता रहे, नहीं गलती हो जाएगी। 70 चौका ये हो गया 280, और फिर 72 एक कम, यहाँ कितना हो गया, फिर 72 हो गया। और फिर 80 एक कम, यहाँ पर 80 हो गया, गिनती देख लो। फिर 88 दूना 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17, ठीक ना। और फिर 92 तिहैया, तो 3 दूनी 6 और 3 9 27, ठीक ना। और फिर 95 एक कम 95। ये आपका हो गया कुल एफ एक्स, मतलब एफ आई एक्स आई कहो चाहे एफ एक्स कहो। अब यहाँ पर हम एन को जोड़ोगे, इसको कहते हैं सिग्मा एफ। कुल बारंबारताओं के योग को हम अंग्रेजी के अक्षर एन से प्रदर्शित करते हैं। तो चाहे सिग्मा एफ लिखो और चाहे लिख दो एन बराबर, ठीक ना। अब अगले वीडियो से हम आपको कुल बारंबारताओं के योग को एन से प्रदर्शित करेंगे, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ठीक ना, बारंबारताओं का योग। इसको जोड़ो कितना होगा, 1 2 3 5 4 9 3 12 2 14 4 18 4 22 23 24 25 26 26 3 29 1 30। ये बारंबारता का योग कितना हो गया, 30 हो गया। इसका मान होगा, कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 30 लड़के। अब कुल नंबर जोड़ लीजिए, नंबर कितना होता है इसको जोड़ना पड़ेगा आपको। 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 से 24 और 24 5 29, कितना हुआ 29। फिर से देख लीजिए, 5 6 11 6 17 2
19, 19 2 21, 21 है 8, 29, हासिल लगा 2। अब 2 1 3 2 5, 5 6 11, 5 16 1 17, 17 4 21, 21 8 29, 29 7 36, 36 8 44, 44 7 51, 51 7 58, और 58 9 कितना हुआ, 58 9 67 के साथ हासिल लगा 6 ना। अब 6 जोड़ो, 6 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 2 12, 2 14, 1 15, 2 17, ये हो गया 17। ये क्या हो गया, ये हो गया कुल f इंटू x का योग। इसको हम संक्षेप में क्या लिखते हैं, सिग्मा f i x i बराबर, सिग्मा f i x i बराबर हो जाएगा 1779, ठीक। और ये सिग्मा माने आप जानते हैं, सिग्मा माने होता है कुल योग। सिग्मा माने क्या होता है, ये है सिग्मा, सिग्मा का माने होता है कुल योग, कुल योग। इसको ध्यान रखिए, ये नया अक्षर है, ग्रीक अक्षर है, इसको ध्यान रखिए। सिग्मा माने होता है कुल योग, ठीक ना। जैसे नया कोई शब्द आता है तो उसको हम बताते जाते हैं कि आप जाने रहो। अब ये तकिया कलाम है, अब लोग हमेशा सिग्मा को हम हिंदी में लिखते कुल योग लिख सकते थे, और सिग्मा शब्द है थोड़ा संक्षेप में हो गया, इसलिए सिग्मा माने होता है कुल योग। अब सूत्र लिखो आप। अब इसका होता है समांतर, ये सूत्र आपका होगा समांतर माध्य बराबर सिग्मा f i x i अपान n। चाहे सिग्मा f लिखो और चाहे सीधे हम n लिख देते हैं, ठीक ना, सीधे n लिख देते हैं, f i थोड़ा लंबा पड़ जाता है, कुल 12 में पड़ता है योग, मैंने इसको मैं एक अक्षर n से प्रदर्शित कर दिया। अब इसका मान कितना हो गया, 1779, 1779, ये पूरे के पूरे कितना हो गया, 30। अब एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, इसको जब ध्यान रखिए, देखो भाई यहाँ पर अगर कटता है तो कटता है, नहीं तो आप क्या करेंगे, सीधे इसका भाग देंगे। जिसे गणित में भाग देते हैं ना, यहाँ गलती नहीं होती। सब आपने सवाल लगाया, अगर भाग देने में गलती हो गई तो मान लो दिखता ही है, इसलिए आप सीधे इसको भाग दीजिए। सीधे 30 का भाग दो कितने में, 1779 में, तो 3 पचे 15, 5 0 0, 5 3 15, ये हो गया 7 के 7 7, 7 में 5 गए 2, ठीक ना, आया 9, तो 3 9 27, 9 बार ले जाओगे तो 9 0 0 और 9 3 27, ये हो गया 70। यहाँ बचा घटाया 9 हुआ। अब आगे कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पर 0 उतारो, यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, ठीक ना, 1 2 अंक लगा लो, और तो यहाँ पर 0.00 कर दिया। अब 0 उतार लिया तो यहाँ 90 हुआ, 30 तिहाई दशमलव के बाद दशमलव के 30 तिहाई 90। अब दो एक ही बार में यहाँ कट्टम हो गया, मैंने पूरा कट गया ना, एक आध अंक तक हम और ले जाते हैं, मतलब 2 अंक तक लगभग लगा देते हैं सही होने के लिए। और 30 तिहाई 90 जब सीधे हो गया तो ख़त्म हो गया। तो इसका मान हो जाएगा, इसको यहाँ पर ये हमारा हो गया रफ कार्य। ये क्या हो गया मेरा रफ कार्य, कहीं रफ बाएं तरफ में एक साइड में। देखो भाई गणित में रफ कार्य का महत्व है, इसको आप करो। कहाँ करोगे आखिर भाई, लगाना तो है, मुँह जुबानी तो आएगा नहीं, जोड़ना है, गुणा करना है, तो भाग देना है, तो इसलिए रफ कार्य कहीं पर कर लिया करो, चाहे इसको बाद में फिर कट कर देना है परीक्षा के दिन में अगर होता है तो कट कर देना। तो ये लिख दो रफ कार्य, तो सब जान जाएगा, परीक्षक जान जाएगा कि ठीक कहीं की लड़का किया है। अब इसका भाग दे दो, इसका मान हो गया कितना, 50 9 59.3, इस मतलब। तो आंसर बराबर हो जाएगा, आंसर बराबर हो जाएगा समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 59.3। ये आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ध्यान से देखिए भाई, एक सवाल आप लगा लो, तरीका है, एक तरीके सवाल लग गया, आपकी सारी सवालें इसी तरीके से लगेंगी, ठीक ना। अगर जहाँ ये इसको चर और बारंबारता का, इसको चर भी कर सकते हो, ऊंचाई, प्राप्तांक, भार, हाँ जो भी दिया है उन सबको हम क्या कहते हैं, चर कह लीजिए, और इसको कहते हैं बारंबारता। ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, चर और बारंबारता। इसको एक शब्द करते हैं, चर भी कर सकते हैं, इसको और कर सकते हो चर, ठीक ना, चर कहो और ये बारंबारता। तो इस प्रकार से हम
कुल बारंबारताओं को जोड़ लेते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं प्राप्तांक में बारंबारताओं का, और फिर कुल बारंबारता अगुणते प्राप्तांक को जोड़ लेते हैं, और जो जोड़ होता है उसमें कुल बारंबारताओं का माने कुल लोगों की संख्या का हम भाग देते हैं, तो एक लड़के का प्राप्तांक मिल जाएगा, है ना। अब ये बात यह है कि यहाँ पर देखो कोई लड़का 59.3 नंबर नहीं पाया है, पर भाई औसत में यही आया है, ठीक ना। तो एक प्रकार से मान लीजिए कि ये आंकड़ों का एक मतलब मध्य पॉइंट बताता है। इससे कुछ लड़के ज़्यादा अंक पाए हैं, कुछ लड़के कम नंबर पाए हैं, ये जो है मध्यमान बताता है। जैसे इसमें 59 से कुछ लड़के ज़्यादा नंबर पाए हैं और कुछ लड़के कम नंबर हैं, तो मध्यमान जो है प्राप्तांक का यही होता है, ठीक ना। इसको देखिए और एक दो सवाल और लगा लिए, तो इस प्रकार से आपका जब आंकड़े अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों आपको आ जाएगा। फिर अगले टर्न पर हम आपको बताएंगे समांतर माध्य ज्ञात करना जब आंकड़े वर्गीकृत हों। देखो इसमें भी कई विधियां हैं, अभी आपको विधियां बताएं इसी सवाल में। ये तो है, इसको कहते हैं आज हम लिख देते हैं दीर्घ विधि। इसका नाम है क्या, इसको कहते हैं दीर्घ विधि। दीर्घ विधि इसमें एक लघु विधि होती है, ये दीर्घ विधि है, और लघु विधि होती है या लघुत्तम विधि होती है। तो कैसे होती है आपको हम बताएंगे, लघु विधि भी और लघुत्तम विधि भी, ठीक ना। तो इसको आप तैयार रखिए, और फिर हम आंकड़े वर्गीकृत होंगे उनका भी हल करना है आपको लघु विधि और लघुत्तम विधि से बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, धन्यवाद।